तो चलिए अब पढ़ते हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़े, डिफिनेशन, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, फिर से टाइप, बहुत सारी चीज़ पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है इतनी अच्छी है, लेकिन क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी आप चाहिएगा किसी बड़े आदमी से और पूछिएगा इस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इतनी अच्छी है, तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि जितना पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सेप्टेंस है और क्रेज है डेमोक्रेसी के लिए, उतना ही उसके क्रिटिकल भी है। इससे उसका बुराई करने वाले, तो क्या पार्टी सिस्टम को एकदम छोड़ देना चाहिए आपको लग रहा है? नहीं, अभी तक तो इससे ज़्यादा सस्टेनेबल वे और कोई नहीं मिला है गवर्नमेंट को रन करने का, और जो पावर की लड़ाई है उसको बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड करने का। कि हम ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की तरह सिविलाइज करके तो वॉर और यही सब हो पाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके प्रॉब्लम्स को और फिर उसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, मनी एंड मसल पावर। आपने ये जरूर सुना होगा कि पैसे यूज़ होते हैं, पैसे पर वोट खरीदे जाते हैं, या फिर जो ताकतवर है वो पूरा बूथ कैप्चरिंग कर लेता है। मतलब यहाँ इलेक्शन होता है वो बूथ कैप्चरिंग पहले होता था, अब उतना ज़्यादा नहीं होता है, दंगे उंगे करवा देते हैं। तो ये चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि वो इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका मेन मकसद ही होता है इलेक्शन जीतना, और वो इलेक्शन उसी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो देखिए वो क्या क्या करते हैं, मनी मसल पावर कैसे नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट को जिसके पास पैसा हो, ताकि वो पैसा दे सके, एडवर्टाइजमेंट कर सकें, और भी बहुत सारे जगह, मतलब अलग अलग तरीके से कैसे लोगों को अपनी तरफ खींच सके। तो उसके लिए पैसा तो आज के वर्ल्ड में जरूरी है, तो ऐसे ही कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब मनी का तो यूज़ कर लिया, मसल यूज़ करने के लिए, मतलब पावर यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में लाते, तो उनके डर से वोट दे दे सब कुछ, नहीं तो उनका उसका अंजाम क्या होगा। मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है MP MLA बनते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि क्रिमिनल जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। इंडिया हमारे साथ, इंडिया में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में MLA MP है, ठीक है? आप जाके गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, कितना परसेंटेज है, ठीक है? एक बार करिएगा जरूर। और इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच एंड बिग कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज का रोल बढ़ रहा है कि वो पैसा दे सकते हैं। अमीर और बड़ी कंपनी क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। और पैसे आज की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पैसा ही सब कुछ है, वहाँ पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। लोगों को कैसे भी लाभ देके और कैसे भी अपनी तरफ खींचा जा सकता है इलेक्शन से। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरली पैसा से वही जाएगा, लेकिन किया जा सकता है। और एज मिलेगा, एक पार्टी को दूसरे पार्टी के ऊपर थोड़ा कंपटीशन में एज मिल जाएगा, थोड़ा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है? तो ये मनी एंड मसल पावर पढ़ लिए। फिर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर ही इतने सारे मेंबर्स हैं। जैसे हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसमें बहुत सारे पीपल्स हैं, तो उसमें हायरार्की बनी हुई है। ये नीचे के लीडर्स, उसके ऊपर लीडर, उसके ऊपर लीडर, जिसकी जैसी जैसी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वो हायरार्की बनी हुई है कि रैंकिंग है कि ये ऐसे ऐसे है। और टॉप पे जो होता है उसको PM बनने का मौका मिल जाता है। तो उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब कौन रहे टॉप पर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसमें अंदर में भी इलेक्शन होता है, जो पार्टी होती है उसके अंदर भी इलेक्शन होता है, किसको हम अपना हेड चुने, किसको अपने पार्टी चलाने का मौका दें। तो वो नहीं दिख रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ के हाथ में। जैसे जो कांग्रेस है उसके जो मेन लीडर्स जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है। वो जिसको डिसाइड करते हैं वो CM PM, मतलब उनके पार्टी से जैसे हो सकता है वो बनता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ के हाथ में, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ बड़े मिनिस्टर्स उनके हाथ में, वो जिसको चाहते हैं उसके हिसाब से अपना कर सकते हैं। किसी नीचे वाले वर्कर को ऊपर आने का मौका बहुत कम मिलता है। ऑर्डिनरी मेंबर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते क्या होने वाला है, उनसे मतलब राय मशवरा भी करना ये सब लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही इतना पावर का हो गया कि ये लोग ऑर्डिनरी जो मेंबर है उनको नहीं बताने वाले लोग रहते हैं कि अगला मूव क्या हो। ये खुद ले लेते हैं हम लोग, तब उनको पता चलता है कि अगला मूव हम लोग को क्या होने वाला है। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो मतलब पार्टी के अंदर भी इलेक्शन जो हो रहे हैं, पार्टी के अंदर भी जो मैनेजमेंट हो रहा है वो डेमोक्रेटिक हो, तभी तो अच्छे कैंडिडेट को मौका मिलेगा आगे आने का। लॉयलिटी टुवर्ड लीडर रेदर देन पार्टी प्रिंसिपल, लीडर के साथ लॉयल रह रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कितनी पार्टी टूट रही है, कितनी पार्टी बन रही। मतलब लीडर जो है एक दो लीडर की तरफ लॉयल रह रहे हैं, ना कि पार्टी की तरफ लॉयल रह रहे हैं। पार्टी के लिए कलेक्टिव वो नहीं जा रहे हैं कि पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, हमें सिर्फ उस लीडर को आगे बढ़ाना है। उस लीडर
के साथ रह के हमें भी अपना आगे बढ़ जाना है, ऐसा मतलब सोच है। तो लीडर की तरफ लॉयल्टी अगर पार्टी को छोड़ दी तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब इंटरनली जब किसी भी एक के हाथ में या कुछ के हाथ में पावर ज़्यादा दी जाती है तो डेमोक्रेसी तो भूल ही जाएगी। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी का जो लैक कर रहा है। फिर डायनेस्टिक सक्सेशन, कि अपने ही बेटा बेटी को इलेक्शन में दे रहे हैं। इंडिया में जितने एमपी से एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, बहुतों के तो बेटे बेटी ही इलेक्शन लड़ते हैं। जो लोकल एक गांव का आदमी है, अगर वो अच्छा भी है, कितना भी अच्छा, लेकिन उसको इलेक्शन लड़ने में कितना साल लग जाता है। लेकिन ये लोग जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है पहले से, वो डायरेक्ट निकलते हैं और बन जाते हैं। कुछ इनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके बाद ये जैसा अपना पॉलिटिक्स चमका है वैसा चलता है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है। जो उसको 20 साल लग जाएगा, 30 साल लग जाएगा वहाँ प्लेटफॉर्म पाने में, उसको बस पॉलिटिकल फैमिली से इसलिए उसको मिल गया। तो ऑर्डिनरी जो वर्कर रहते हैं उसके पास बहुत कम चांस रहते हैं ऊपर राइज करने के लिए, क्योंकि जो पहले से ही मिनिस्टर्स हैं, पहले से ही जो पावरफुल एमएलए एमपी हैं, वो अपने लिए सीट बचा के रखते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी में अपने बेटे बेटी के लिए। कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली, जैसे कांग्रेस की अगर आप लीडर्स की बात करेंगे तो फिर पहले नेहरू, फिर उनकी बेटी, फिर ऐसे मतलब लगातार एक डायनेस्टिक रूप। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी सवाल करे भी कौन? पॉलिटिकल पार्टी सवाल नहीं कौन करता है कि अंदर आपके क्या चल रहा है। ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है कि कैसे लीडर को किस मेरिट पर आप ये सीट अलॉट करेंगे। वो अंदर ही बात होती है, पॉलिटिक्स इक्वेशन बैठता है और जो जितना लॉयल रहता है उसको उस तरह सीट दिया जाता है। ऐसा कुछ अंदर मैकेनिज्म नहीं है कि हाँ इस लीडर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसने ऐसा काम किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है क्लियर कि क्यों हो रहा है, ये हम लोग को बता दिया जाए, ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद से डिसीजन ले लेती। नो मीनिंगफुल चॉइस, मतलब सब पार्टीज अब कुछ ना कुछ करके एक ही जैसा होते चले जाते। जैसे अगर हम मानेंगे, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और इनका कोलिशन गवर्नमेंट यूपीए या इंडिया बनता है या एनडीए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। जब बीजेपी बनाएगी तो एनडीए, जब कांग्रेस बनाएगी तो पहले यूपीए बोला जाता, अब इंडिया बोला जाता है। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज के पार्टी सिर्फ पावर के लिए आके मिल जाते हैं। अब किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गया कि हम इस आइडियोलॉजी का काम करेंगे। मतलब एक आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका आइडिया है कि आप कास्ट को हटाना चाहते हैं, एक दूसरा पार्टी उसका आइडिया है कि वो रिलीजन को हटाना चाहता है, एक पार्टी उसका आइडिया है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसको आइडियोलॉजीज बोलते हैं। तो आइडिया जो है वो अब डिफरेंट उतने नहीं रहेगा, वो एक पावर के लिए सिमटते चले जा रहे हैं। जिसके हाथ में पावर है उससे जुड़ने के लिए वो अपने आइडियोलॉजी को त्याग दे रहे हैं, ठीक है। और मीनिंगफुल चॉइस भी नहीं है। अगर इस पार्टी को चुनना है तो दूसरा पार्टी, अब दोनों में हम लोग कंपेयर सिर्फ कर सकते हैं, दोनों तीनों जितने पार्टी थे उसमें सिर्फ, और ऑप्शन भी कितना रहता है, दो पार्टीज तो क्लियर रहती है कि इन दोनों में से कोई जीतेगा। अब दोनों में कुछ कंपेरिजन चलते रहता है कि अब ये अच्छा कि ये अच्छा, लेकिन अच्छा पूरा अच्छा तो कोई नहीं है। तो मीनिंगफुल चॉइस कहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर? तो ये चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। अब इसको क्लियरली ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर पूछ देगी चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे और उसमें एक एक सबका पॉइंट लिख देंगे। लेकिन अगर पूछ दिया 3 नंबर मनी और मसल पावर कैसे देखा जाता है इलेक्शन, तो आप तीनों पॉइंट लिख देंगे 1 2 3 करके। इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में पूछेगा तो ये तीनों पॉइंट लिख देंगे। डायनेस्टिक सक्सेशन के बारे में पूछेगा तो ये 3 पॉइंट, और नो मीनिंगफुल चॉइस के बारे में पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा। तो मतलब मैंने आपको पूरी तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, जैसे आप मेमोराइज करें वैसे ही आप लिख, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ना, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो क्या इसको मिलता होगा कि नहीं, सुधारा जाता होगा कि नहीं? चलिए देखते हैं कि सुधारा चाहता है कि नहीं, इन लोगों को, इन लोगों में कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं। रिफॉर्म इन पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए पहला सुधार एंटी डिफेक्शन लॉ लाया है, जिसके साथ जो भी एमपी है और एमएलए है वो अपना मेंबरशिप लूज कर देगा अगर वो किसी दूसरे पार्टी से जाकर मिलता है। अगर मान लीजिए कोई पावरफुल एमपी है और उसके पास बहुत सारा सपोर्ट है, तो वो जाकर दूसरे पार्टी के साथ मिल गया, तो उसको दूसरे पार्टी में गया तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा पोस्ट और या फिर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक तरह से स्टेबिलिटी को भंग कर रहा है कि कोई गवर्नमेंट स्टेबल रह नहीं पाएगा, किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। इसका जो मेंबर है वो उसके पार्टी में जा रहा है, उसका मेंबर इसके पार्टी में आ रहा है, तो ऐसे ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और देश एक साथ नहीं चल पाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या किया, अगर आप पार्टी चेंज करते हैं तो आप अपना मेंबरशिप लूज कर जाएंगे, फिर दोबारा इलेक्शन अगले साल जब मौका आएगा लड़िए,
और उस समय फिर ना जिस पार्टी से आप लड़ना चाहते लड़िए, लेकिन पावर में नहीं रहेंगे अगर आप पार्टी चेंज कर देंगे तो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब टॉप, मैंने बात किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की, टॉप लीडर्स के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड, वो MP और MLA जो है अपने कंस्टिट्यूंसी का बात भी नहीं अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टी को लगा कि नहीं ये हम लोग का बात नहीं मान रहा है या फिर ये हम लोग से ही सवाल पूछ रहा है तो उसको पार्टी से हटा देंगे। स्टॉप MLA एंड MP फॉर डिसेंट, मतलब वो गुस्सा भी हम नहीं दिखा सकते पार्टी लीडर या गलत करे, हैव टू एक्सेप्ट पार्टी लीडर डिसीजन, पार्टी लीडर के डिसीजन को एक्सेप्ट करना है, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। फिर सुप्रीम इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, तो उसने क्या कर दिया है, आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको प्रॉपर्टी का पूरा एफिडेविट डालना पड़ेगा कि आपके पास कितने प्रॉपर्टी, और क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो पूरा आपको, ताकि वोटर्स के पास पूरा हक हो कि वो चुन सके। फिर सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो उसने मैंडेटरी कर दिया है एकदम कंपलसरी कि आपको जितने आप प्रॉपर्टीज हैं और जितना आप पर क्रिमिनल केस पेंडिंग है वो सब आपको दिखाना होगा, मतलब देना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और ये सब अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तभी आपको देना है, ऐसा नहीं कि आप वोटर हैं तब लड़, ताकि वोटर को क्लियर आइडिया हो कि वो किसे वोट देने जा रहा है। लेकिन इसमें भी एक खामी है, कोई इसमें चेकिंग का सिस्टम नहीं, इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट दे रहा है वो सही है करता है, बस वो खुद से शपथ पत्र ले रहा है कि हाँ मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है इतना, तो ये बहुत गलत बात है। और अंदर की इलेक्शन के लिए, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ये नेसेसरी कंडीशंस रखी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हो गया वो पत्थर की लकीर है, जो रिफॉर्म्स हो गए जो वो सब वो जरूरी नहीं, और सुधार की जरूरत है। तो सजेशन क्या क्या है, क्या क्या सजेशन, स्टेट फंडिंग किया जाए इलेक्शन का, मतलब इसका मतलब होता है कि बाहर से पैसा ना ले, किसी कंपनी से ले लिया, किसी आदमी से ले लिया, किसी रिच आदमी से ले लिया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं इसके पास पैसा हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और ये रिच और बिग कंपनीज का मदद लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए एक सजेशन है कि स्टेट फंडिंग कर दिया जाए। स्टेट फंडिंग का मतलब होता है कि स्टेट सब पार्टीज को, जो जो रिकोगनाइज पार्टी थे, जैसे ये हम लोग रिकोगनाइज पार्टी पढ़ा था, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी, तो जो रिकोगनाइज पार्टी है उनको पैसा स्टेट अपने, मतलब इनकम टैक्स अफेयर जो सरकार के पास पैसा होता है वो पैसे से ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए दे, ताकि क्लियर कट सबको हक मिले और सबको बराबर बने। कोई ऐसा नहीं कि रिच कैंडिडेट से अगर उसका 60 वाट बन गया है तो वो उससे पैसा ले लेके और इलेक्शन जीते जा रहा है, और एज दूसरे इलेक्शन जो पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी उसको एज लेते जा रहा है। तो ठीक है, स्टेट फंडिंग कि स्टेट ही पैसा दे सब पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए, कहीं बाहर से उनको पैसा इकट्ठा ना करना पड़े। स्टेट दे तो इसका मतलब नहीं कि मुँह खोल के जितना जीत उतना मांग लिया, कुछ लिमिटेड अमाउंट होगा, उतना ही पैसा में सब पार्टी को इलेक्शन लड़े, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड। एक लॉ लाया जाए इंटरनल अफेयर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा तो है कि नेसेसरी है होल्ड करना इलेक्शन को, लेकिन ये जरूरी नहीं, उस पर लॉ नहीं, कुछ पनिशमेंट नहीं है। तो इसके लिए एक लॉ लाया जाए ताकि इंटरनल पार्टी के अफेयर्स को लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाए। अगर नहीं फॉलो हो तो पनिशमेंट, ठीक है, क्योंकि जब तक पनिशमेंट नहीं होता तब तक कोई फॉलो कमी के चांस रहता है। पर इसमें 1/3 सीट वुमेन को दे दिया जाए लोकसभा में, जो कि दे दिया गया, ठीक है। वो हम लोग का अभी प्रिंट होगा अगर अभी ऐसा एनसीईआरटी, तो उसमें इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अब हो गया, सीट मिल गया, 1/3 सीट्स वुमेन को मिल गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। सजेशंस में भी दिया है। लेकिन अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत पावरफुल है, पूरा गवर्नमेंट चलाते हैं वो, उन्हीं को लॉ बनाना है, उन्हीं को चाहे तो लॉ को चीट भी करना है। तो अगर हम उन पर कुछ ज़्यादा ही दबाव दे देंगे कि ऐसा करो, पूरा उन पर रेगुलेशन, पूरा पाबंदी करके लगा देंगे, तो वो सोचेंगे कि चलिए पाबंदी लगाते जा रहे हैं, हम किसी न किसी तरफ से चीट करके निकल जाए, ट्राई टू चीट द, वो लॉ को चीट करना चालू कर देंगे। तो ये ऊपर से अगर फोर्स किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज पर तो ये अच्छा नहीं है। फोर्स करने से वो पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब तक अंदर से खुद पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं होना चाहती, उसे फोर्स करके कोई जल्दी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पूरे पावर उस पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है जब वो पावर में होती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, पीपल प्रेशराइज करें, क्योंकि पीपल ही उनको वोट देते हैं। और पीपल की ओपिनियन में अगर ऐसा वे हो कि पार्टीज को चेंज करना है, पार्टीज को इनकम टैक्स देना पड़ेगा,
तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्ट अल्टीमेटली करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट चाहिए। पीपल प्रेशराइज करे गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रेशर ग्रुप से डिफरेंट अलग अलग ये ऐसी जॉब्स के लिए अलग अलग एसोसिएशन के लिए, डॉक्टर का, ये इंजीनियर का, सबका प्रेशर ग्रुप अपना लो, फार्मर का। तो वो लोग प्रेशराइज करे गवर्नमेंट को, या फिर ऐसे लीडर्स जो नए लीडर्स जो रिफॉर्म करना चाहते हैं इस सिस्टम को, जो खुश नहीं है। जैसे हम आप बैठे हुए, हम लोग देखें कि हाँ ये अच्छा नहीं चल रहा है, इसको बदलना चाहिए। तो ऐसी सोच वाला अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करता है, तो वो खुद ब खुद अगर ऐसे सोच वाले लोग ज्वाइन कर लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होना चालू कर देगी। तो ये 3 तरीके हैं, प्रेशर करो पीपल से, प्रेशर ग्रुप का मदद लो, और ऐसे आदमी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना चाहे जो रिफॉर्म करना चाहे, तो रिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही प्यारा चैप्टर था। हमने डिफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी क्यों है, फिर हमने अलग अलग तरह के पार्टीज को समझा, फिर उसके फंक्शंस को समझा। अब हम लोग ये चैप्टर खत्म होने के बाद अब एक लास्ट चैप्टर बचा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। उसको भी बहुत जल्दी ही पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इतनी देर तक वीडियो को देखते रहने के लिए थैंक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।